बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोगों ने ड्रग्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, और ये क्या फंक्शन हमारे ब्रेन के अंदर परफॉर्म करता है और इसकी ऑल्टर अगर फंक्शनिंग हो जाए, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग के अंदर यानी कि ऑल्ट्रेशन हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए हम लोग जो ड्रग्स देते हैं तो उनको हम लोग ड्रग्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड किस तरह से हुआ होता है सब कैटेगरीज में अपनी। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हम PNS कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं PNS। ठीक है जी, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। देखें, अगर मैं ये ह्यूमन बॉडी बनाऊं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ब्रेन आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। अब जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कंप्राइज करते हैं ना, तो वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके सेंट्रली जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से जो ब्रांचेस आपकी फर्दर पूरी बॉडी को जो है वो पेरिफ्रीज को सप्लाई कर रही होती हैं, वो वाले न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, डायग्राम को जज नहीं करना, द पॉइंट इज समझ आ जानी चाहिए आपको कि कहने का क्या मकसद है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो पेरिफ्रीज आपकी सेंटर से अवे जो है वो सप्लाई कर रहा होता है या फिर उसकी सेंसरी स्टिमुलेशंस को लेके आ रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और एक्सक्यूज़ मी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारे पास हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। इसको हम ANS कहते हैं और इसको हम SNS कहते हैं। ठीक है जी, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर दो तरह की कैटेगरीज होती हैं न्यूरॉन्स की। ठीक है, एक न्यूरॉन्स है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, उनको हम इफरेंट कह रहे होते हैं, और एक होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टूवर्ड्स लेके आ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, उनको हम एफरेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि है ये हमारे पास इफरेंट और एफरेंट के अंदर जो है वो डिवाइडेड होते हैं। इसको हम कह सकते हैं टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इफरेंट जो है वो अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे होते हैं। जो हमारे इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो फर्दर फिर डिवाइडेड होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, सिंपैथेटिक जो है वो चीज़ों को एग्रीवेट करता है। एग्रीवेट का मतलब होता है स्टिमुलेशन जो है उसको ज़्यादा कर देता है, ठीक है, एग्जैजरेट कर देता है।
हार्ट रेट आपका नॉर्मल चल रहा है, हार्ट रेट आपका दिल ज़्यादा धड़कना हो गया, तो इसका मतलब है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया। उस हार्ट बीट को नॉर्मल की तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे आप अचानक से डर जाते हैं तो आपका हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो धड़कना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब है जो फियर होता है, फाइट एंड फियर की जो आपकी कंडीशन होती है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। फिर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो हार्ट रेट है उसको जो कम करता है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो उसको दोबारा से नॉर्मल की तरफ लेके आता है, क्योंकि हमने होम्योस्टेसिस अपना मेंटेन करना होता है। अगर वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ना हो तो ये जो है ये उस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाता ही जाएगा, ठीक है। आपका हार्ट रेट जो है वो कम नहीं होगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ही होता जाएगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेगा और ये ब्लड प्रेशर को लो करेगा। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, तो फिर ये एक्टिवेट होता है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लेके आता है। और अगर हाई हो रहा हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है और उसको वो फिर नॉर्मल की तरफ लेके आता है। यानी इन दोनों का मकसद यही होता है कि जो भी चीज़ है, चाहे वो आपका ब्रीदिंग रेट है, हार्ट रेट है, आपका ब्लड प्रेशर है, उन सबको जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर रखें, ठीक है। वरना इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाए और दूसरी एक्टिवेट ना हो तो वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू करती है अपना फंक्शन, अनलेस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो हमारे पास ना आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम की सारी डिवीजन्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज़्म की कि जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास एक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है। जैसे किडनी है उसका हमारे पास नेफ्रॉन है, इसी तरह हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है उसका हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो अपनी सारी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आपको पता है ये होती है न्यूरॉन की बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास श्वॉन सेल्स होते हैं। अब देखें ये जो एंड होता है ये भी हमारे पास डेंड्राइट होता है और ये भी हमारे पास डेंड्राइट होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बॉडी। तो जो डेंड्राइट्स हमारे पास बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं ना, ये हमारे होते हैं एफरेंट, और जो अवे लेके जा रहे होते हैं ना वो हमारे पास होता है एक्सॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास एफरेंट डेंड्राइट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो है अवे लेके जा रहा होता है वो एक्सॉन होता है, और एक्सॉन की भी एंडिंग्स के ऊपर जो है वो हमारे पास डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। ये जो है ये फर्दर दूसरी बॉडी जो है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास हो सकता है दूसरी बॉडी प्रेजेंट हो, और इस तरह फर्दर जो है वो सारा का सारा हमारे पास मैकेनिज़्म चलता रहता है। यहाँ से हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है और ये जो सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन जा रही थी हमारे पास इफेक्टर जो भी ऑर्गन होता है उसकी तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये कनेक्शन होता है ना, एक न्यूरॉन अपनी इन्फॉर्मेशन अगले वाले को देता है, फिर वो जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन अगले वाले को देता है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन अगले वाले को देता है, इस तरह सो ऑन जो है वो हमारे पास चलता रहता है। अब ये वाला जो है क्योंकि ये पहले इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो ये वाला जो हमारे पास न्यूरॉन होगा इसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। और ये क्योंकि बाद में इंफॉर्मेशन कर रहा है तो हम इसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। अब इस एंड के ऊपर क्या ऐसा मैकेनिज़्म हो रहा होता है जिसके थ्रू हमारे पास कोई भी एक्शन जो होता है या तो वो एक्साइटेटरी की तरफ जाएगा या इनहिबिटरी की तरफ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं
तो वो आपकी खुशी में इजाफा करे वो चीज़, तो वो आपकी एक्साइटेटरी में जारी होती है। आप दुखी हैं, आप उसको फिर आप खुश हैं, खुश होते होते अचानक से आप रोने लग गए, तो वो इनहिबिटरी की तरफ जारी होती है। ठीक है, हार्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा हो गया, एक्साइटेटरी की तरफ जा रहा है। फिर आपने ड्रग ली या ड्रग नहीं भी ली, नॉर्मल फंक्शनिंग में वो उस चीज़ को, हार्ट रेट को कम करने की तरफ जाएगा, तो वो इनहिबिटरी की तरफ जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो आप स्टॉप हो जाए, वरना जान को ख़तरा भी हो सकता है। ठीक है तो हम लोग अब इसको जो है वो स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग, कि ड्रग जो है वो हमारे पास एक्शन किस तरह करती है। ड्रग जो है ठीक है, और ये जो ड्रग्स हैं इन सब का यही मैकेनिज़्म है कि ये ड्रग्स जो है वो इसी तरह जो है वो अपना एक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। स्पेशली जो है हम लोग नर्वस सिस्टम के ड्रग्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के ऊपर हो रहा है कि किस तरह फंक्शन हो रहा होता है। अब जो मैंने वो यूँ करके डेंड्राइट्स बनाए थे, इसको अगर मैं बड़ा व्यू करूँ तो इसको यूँ बनाएंगे हम। देखें ये वाला जो है ये एंड यहाँ पे आ गया, और दूसरा वाला एंड जो है वो यूं करके आ गया। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है ये हमारे पास प्री गैंग्लियन है और ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियन है। ठीक है, अब क्या होता है, इर्द गिर्द हमारे सारे के सारे आयंस पड़े होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसी तरह यहाँ पे भी पड़े होंगे, कैल्शियम आयंस पड़े होंगे, सोडियम आयंस पड़े होंगे। ये जो हमारे पास आयंस होते हैं ना, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को जो है वो लेके जाते हैं। कोई इनमें से जो कुछ आयंस होंगे जैसे सोडियम होता है या कैल्शियम होता है, ये हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी आयंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लोराइड आयन होता है, नेगेटिव आयन। ये हमारे पास जो है वो इनहिबिटरी, जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सॉरी न्यूरो आयंस होते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमारे पास एक्साइटेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से जो जिस तरह का सिग्नल आएगा, यहाँ से ना हमारे पास सिग्नल जो है, जो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास होते हैं चैनल्स, जिनको हम कहते हैं प्रोटीन चैनल्स। ठीक है, वो प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ना, अगर वो हमारे पास एक्साइटेटरी होगी तो क्या होगा कि वो हमारे अंदर सोडियम की जो कंसनट्रेशन है उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, ये चैनल्स जो हैं वो आपके खुल जाएंगे और आपकी सोडियम की कंसनट्रेशन को अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्या कहते हैं इनको, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स होते हैं ये हमारे पास। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, वो यहाँ से रीड करते हैं कि अच्छा जो हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है वो हमारे पास एक्साइटेटरी है, तो वो क्या करेंगे, वो उस मैसेज को लेके रिलीज़ हो जाएंगे आपके प्री गैंग्लियोनिक एंड से। यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड होता है ना, उधर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। जिस तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेगा वो अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होगा। जैसे ही वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा, यहाँ के जो हमारे पास चैनल्स हैं ना, वो उसके मुताबिक जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। अगर वो एक्साइटेटरी है तो ये चैनल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ये ओपन होंगे। और अगर वो हमारे पास एक्साइटेटरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है तो वो हमारे पास पॉजिटिव आयंस को अलाउ करेंगे ओपन करके। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है तो वो क्या करेगा कि वो कैल्शियम आयन को जो है वो अलाउ करेगा कि अंदर आएँ और इनहिबिट करें उस फंक्शन को। तो ये इनहिबिटरी जो ट्रांसमीटर, फिर ये कैल्शियम जो है वो अगले वाले को जाके बोलेगा, वो अगले वाला जो है वो फिर नेगेटिव को अलाउ करेगा, नेगेटिव, और जो भी एक्शन एंड पे इफेक्टर ऑर्गन पे परफॉर्म हो रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्साइटेटरी होगा तो जो इफेक्टर एंड के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह करके हमारे पास जो है वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये हमारे पास एक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास दूसरे कौन से होते हैं, एक्शन को इंक्रीज करते हैं कैसे, बाय अलाउइंग आयंस थ्रू ओपन प्रोटीन चैनल्स। जबकि इनहिबिटरी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या करते हैं, एक्शन को स्टॉप करते हैं या डिक्रीज करते हैं बाय अलाउइंग नेगेटिव आयंस थ्रू प्रोटीन चैनल्स। ठीक है जी, समझ आ गया कि किस तरह हमारे पास जो ड्रग है वो अपना एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करती है। तो इस तरह जो है वो हर ड्रग जो है वो हमारे पास अपना नॉर्मल एक्शन, ये हमारा नॉर्मल एक्शन है। इनमें से हमारा अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो पा रहे और अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करवा पा रहे, फिर हम वो ड्रग देते हैं। जो ड्रग होती है वो उसके मुताबिक एक्ट करती है। अगर वो आपकी एक्साइटेटरी एक्शन जो है वो प्रॉपर सेट परफॉर्म नहीं हो रहा तो वो एक्साइटेटरी एक्शन को जो है वो सही करेगी, और अगर वो इनहिबिटरी एक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा ANS में, तो वो आपके इनहिबिटरी एक्शन को जो है वो परफॉर्म करवाएगी, ठीक है। तो ये आपकी सारी जो है वो हमारे पास ANS का जो है वो ओवरव्यू है। ये आपका बुक के अंदर जो लिपन कॉट है मैं उधर से ये पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों ने उस चैप्टर को स्टडी करना और कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने फिर मुझसे पूछना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।